तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की कॉमिक है कनकपुरी की राजकुमारी, रोज कॉमिक्स से। प्रिय नगरी का राजा प्रियदत्त बड़े ही मृदु स्वभाव का और कुशल शासक था। राज्य में सभी लोग उससे बेहद प्रसन्न थे। प्रियदत्त की इकलौती पुत्री का नाम कंचनबाला था। रूप में वह स्वर्ग से उतरी किसी अप्सरा से भी अधिक सुंदर थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन, सुनो रानी, राजकुमारी अब सियानी हो गई है। मुझे उसके विवाह की चिंता खाए जा रही है। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है। मेरी राय में कोई सुंदर सा राजकुमार ही उसके लिए उपयुक्त रहेगा, लेकिन पहले हमें अपनी बेटी की राय भी तो जान लेनी चाहिए कि वह कैसा पति चाहती है। अवश्य महाराज। शीघ्र ही राजकुमारी कंचनबाला को बुलवाया गया। तुम कैसा पति चाहती हो बेटी। मगर माँ, हाँ हाँ, शर्माओ मत। मगर पिताजी, मैं तो अभी विवाह करना ही नहीं चाहती। क्या। जी हाँ पिताजी, आप मेरे विवाह की चिंता करना छोड़ दें। यह मुमकिन नहीं बेटी, पुत्री हमेशा ही प्रायधन होती हैं। हम कोई अच्छा सा वर देखकर तुम्हारा विवाह बड़ी धूमधाम से करेंगे। तुम्हारे पिताजी ठीक कह रहे हैं। ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा, लेकिन मैं विवाह उसी युवक से करूंगी जिसने कनकपुरी देख रखी हो। हमें तुम्हारी शर्त हमें तुम्हारी शर्त सहर्ष मंजूर है। जाओ नगर में और दूर दूर के देशों में मुनादी करवा दो कि जिसने भी कनकपुरी देखी है वह महल में आकर हमसे राजकुमारी का हाथ मांग ले। जो आज्ञा महाराज। हैं कनकपुरी। तुमने कहीं सुनी है कनकपुरी। नहीं, मैंने भी नहीं सुनी। नहीं तुमने। अवश्य ही कनकपुरी में कोई भेद छिपा है, अन्यथा महाराज इतनी बड़ी शर्त कदापि नहीं रखते। आप ठीक कहते हैं महामंत्री जी। न जाने यह कनकपुरी कहाँ होगी। अगले दिन सुबह सुबह ही नगर में मुनादी का ढोल गूंजने लगा। कनकपुरी। हैं। सुनो सुनो, राजा का ऐलान सुनो। कनकपुरी को देखने वाला पुरुष महाराज से आकर राजकुमारी का हाथ मांग ले। कनकपुरी का नाम तो मैंने आज पहली बार सुन रहा हूँ। कहाँ होगी कनकपुरी। मैं भी देश ही देश घूमा हूँ, मगर कनकपुरी। लगता है महाराज प्रियदत्त राजकुमारी को आजीवन कुंवारी ही रखना चाहते हैं। प्रियनगर में ही रतन भूषण नाम का एक स्वस्थ और जवान युवक रहता था। उसके बारे में प्रसिद्ध था कि वह जिस चीज़ के पीछे पड़ जाए उसे प्राप्त करके ही रहता था। वाह, इस बार की यात्रा में बहुत अच्छा व्यापार हुआ। माँ सुनेगी तो फूली न समाएगी। माँ। आहा बेटा, तू आ गया। हाँ माँ, और तुम्हारे आशीर्वाद से इस बार मेरा कपड़े का व्यापार भी खूब चला। जीते रहो बेटा। अब बस तो मेरी अंतिम इच्छा ही पूरी कर दे। कैसी इच्छा माँ। घर में एक सुंदर एवं सुशील बहू ले आ, जिसके बाद मुझे तेरी कोई चिंता न रहेगी। ओ माँ, तुम तो बस। तूने कुछ सुना बेटे। आजकल शहर में सिर्फ एक कनकपुरी के ही चर्चे हैं। ओह, मैंने दूसरे शहर में भी सुना था माँ। क्या यह सच है। हाँ बेटा, मगर आज 15 दिनों बाद भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कनकपुरी देखी हो। तूने सुनी कहीं। सुनी होती तो जाकर महाराज से राजकुमारी का हाथ ना मांग लेता माँ। राजकुमारी बहुत भली लड़की है। काश उस जैसी ही कोई तेरी दुल्हन होती। उस जैसी क्यों माँ, वही क्यों नहीं। ये तू क्या कह रहा है बेटे। क्या ऐसा संभव है। क्या एक राजकुमारी। हाँ माँ, अभी अभी मेरे दिमाग में एक योजना आई है। कैसी योजना है रे। मैं सोचता हूँ कि जब 15 दिनों में किसी ने भी कनकपुरी को देखी हुई का दावा नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि कनकपुरी कहीं है ही नहीं। अगर मैं महाराज से जाकर कह दूं कि मैंने कनकपुरी देखी है, तो वे प्रसन्नतापूर्वक राजकुमारी का हाथ मेरे हाथों में दे देंगे। मगर यह तो धोखा होगा। जब कनकपुरी कहीं है ही नहीं, तो इसमें धोखा कैसा माँ। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं महाराज को हकीकत का पता न चल गया हो। तुम बेकार ही मत घबराओ माँ, बस अब दुल्हन के स्वागत की तैयारियां करो। मैं अभी महाराज के पास जाता हूँ। राजमहल पहुंचकर महाराज से जाकर कहो कि मैंने कनकपुरी देखी है। बहुत अच्छा हुजूर। दरबार ने महल के भीतर जाकर महाराज को सूचना दी तो ओह, उसे तुरंत ही सम्मानपूर्वक अतिथि कक्ष में ले आओ। जी महाराज। दरबान के जाने के पश्चात आखिर इतने दिनों के बाद कोई तो आया जिसने कनकपुरी देखी है। हमें तुरंत ही अतिथि कक्ष की ओर चलना चाहिए।
कहो युवक, तुम कौन हो और तुमने कनकपुरी कहाँ देखी? मेरा नाम रतन भूषण है महाराज। कपड़े के व्यापार के सिलसिले में मैं अक्सर ही देश विदेश घूमता रहता हूँ। इसी दौरान मैंने खूबसूरत फूलों की नगरी कनकपुरी देखी। तुमने कनकपुरी में क्या क्या देखा युवक? वहाँ मैंने सुनहरी नदी, ऊंचे ऊंचे पर्वत, उनसे निकलते झरने देखे और बस बस रहने दो पिताजी, इस व्यक्ति ने कनकपुरी बिल्कुल नहीं देखी। इसे धक्के देकर महल से बाहर निकाल दीजिए। इसकी ये मजाल हमें धोखा दे। राजा की आज्ञा अनुसार सैनिकों ने रत्नभूषण को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। हा हा हा, बड़ा है कनकपुरी देखने। आह आह, आज तो बहुत बेइज्जती हुई। अब क्या मुंह दिखाऊंगा माँ को? मैं इसी समय प्रण लेता हूँ कि जब तक कनकपुरी को ढूंढ कर राजकुमारी को अपनी दुल्हन न बना लूँगा, माँ को अपने मनहूस शकल हरगिज़ नहीं दिखाऊंगा। मगर समझ में नहीं आता कि राजकुमारी ने ऐसी बेतुकी शर्त रखी ही क्यों? क्या उसने देखी है कनकपुरी? जरूर उसने देखी होगी। कनकपुरी कहीं तो होगी ही। और वह कनकपुरी की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते जंगल में एक कुटिया पर नजर पड़ते ही वह चौंक कर रुक गया। इस निर्जन जंगल में यह कुटिया? अवश्य ही इसमें कोई रहता होगा, चलकर देखना चाहिए। ओह, यह तो कोई पहुंचे हुए महात्मा लगते हैं। मुझे इन्हीं की शरण में जाना चाहिए। कुछ देर बाद जब महात्मा ने अपनी समाधि तोड़ी तो रतनभूषण ने उन्हें सारी कहानी कह सुनाई। अब तो आप ही का सहारा है बाबा, मेरी मदद कीजिए। हम तुम्हारे कार्य के दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हुए बच्चा, परंतु कनकपुरी तो हमने भी कहीं नहीं देखी। अगर तुम राम वन जाकर केसधारी बाबा से मिलो तो वे अवश्य ही तुम्हारी मदद करेंगे। तो मुझे वहाँ तक पहुँचाने का कोई उपयुक्त मार्ग बताइए महाराज। तो सुनो, यहाँ से 1000 कोस दूर उत्तर की ओर काले पर्वत के पीछे रामवन है, जहाँ केसधारी बाबा का निवास है। अच्छा बाबा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। और रतनभूषण रावण की ओर चल पड़ा। 7 दिन तक लगातार चलता हुआ वह एक भयानक जंगली जानवरों से भरे जंगल में पहुंच गया। उफ, लगता है पूरा जंगल ही भयानक जंगली जानवरों से भरा पड़ा है। मुझे सावधान रहना पड़ेगा। वही हुआ जिसका उसे डर था। ओह तेंदुआ, हिन 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 हिन। ग्रर। अब रतनभूषण संभलने भी न पाया था कि तेंदुए ने उस पर आक्रमण कर दिया। हिन 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 हिन। आह। नीचे गिरते ही उसने तुरंत तलवार म्यान से बाहर निकाल ली और तेंदुए पर टूट पड़ा। अब तू नहीं बच सकता दुष्ट। उस खतरनाक तेंदुए को मौत के घाट उतारने के बाद वह पुनः आगे बढ़ चला। शायद वही काला पर्वत है। उसका अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। जब वह काले पर्वत से नीचे उतरा तो उसे एक कुटिया के बाहर तपस्या में लीन बाबा केसधारी दिखाई दिए। वही है बाबा केसधारी। मेरी यात्रा सफल रही। ओम नमः शिवाय। वह बाबा केसधारी के निकट पहुंच उनकी समाधि टूटने का इंतजार करने लगा। पूरे 2 दिन पश्चात जब उन्होंने आंखें खोली, मैं तेरी भक्ति भाव से प्रसन्न हुआ बच्चा। बोल, क्या इच्छा है तेरी? मुझे कनकपुरी पहुंचने का मार्ग बताने की कृपा करे बाबा। ओ कनकपुरी, देखो बेटा, ठीक ठीक पता तो तुम्हें मैं भी नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम मृदंग द्वीप के राजा से मिलो तो वह तुम्हें कनकपुरी के बारे में अवश्य ही बता देगा। यहाँ से 20 कोस दूर से कई व्यापारियों के जहाज वहाँ जाते हैं। धन्यवाद बाबा, मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं कनकपुरी पहुँच सकूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा बच्चा। केसधारी बाबा से मिलने के पश्चात जब वह बंदरगाह पहुंचा तो एक जहाज मृदंग द्वीप को प्रस्थान करने ही वाला था। रतनभूषण ने घोड़े से वही विदा ली। सुनो मित्र, हमारा तुम्हारा साथ यहीं ख़त्म होता है। जिंदगी शेष रही तो फिर मिलना होगा। हिन हिन हिन। कुछ ही देर बाद वह जहाज से रवाना हो गया। न जाने कभी पहुंचूंगा या नहीं। 3 दिन तो बड़े आराम से गुजर गए, मगर चौथे दिन एक आकाश से बादल मंडराने लगे। ओह, कहीं तूफान तो नहीं आने वाला है? भगवान करे ऐसा न हो। वही हुआ जिसका डर था। पाल खोल दो मूर्खों। मगर तभी उफ, अभी मुश्किल है। कप्तान ने जहाज को बचाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु भयानक लहरों ने जहाज को अपने आगोश में लपेट लिया। कड़ाक। पर पानी में हाथ पैर मारते रतनभूषण को जहाज का एक टूटा हुआ तख्त दिखाई पड़ गया। आहा, अगर वह तख्त मेरे हाथ लग जाए तो जान बच सकती है। तभी एक ऊंची लहर ने उसे उस तख्त के ऊपर ला पटका। उस तख्त के सहारे वह एक अनजानी मंजिल की ओर बढ़ता चला गया। तख्ते पर लेटे लेटे न जाने कब उसकी आंख लग गई। तूफान भी अब शांत हो चुका था।
जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसने खुद को एक बिल्कुल वीरान जगह पर पाया। यह मैं कहाँ आ पहुँचा हूँ? उफ, न जाने मेरे बाकी साथियों को क्या हुआ होगा। इस द्वीप पर घूम कर देखा जाए कहीं यहाँ कोई रहता है या नहीं। शायद मैं बेकार ही भटक रहा हूँ, लगता है यह द्वीप बिल्कुल निर्जन है। तभी, अरे यह आवाज़ें कैसी? हु। इस वृक्ष पर चढ़कर देखता हूँ। शीघ्र ही नरभक्षी जंगली। वृक्ष से उतरकर वह वापस समुद्र की ओर भागा, मगर तब तक दो जंगलियों ने उन्हें उसे भागते हुए देखकर वार किया, लेकिन वह बिल्कुल करीब आए हुए जंगलियों पर मौत बनकर टूट पड़ा। लो मरो, हाय बाप रे, बाल बाल बचा। लेकिन अब इनसे निपटना ही होगा। वह भागकर पुनः उस तख्ते पर जा बैठा, खुद को लहरों के हवाले कर दिया। 2 दिन तक वह भूखा प्यासा इस समुद्र में भटकता रहा। कैसी विडंबना है, पानी में रहकर भी इतना प्यासा हूँ। तीसरे दिन अचानक, रोको रोको, अरे वह देखो, कोई मुसीबत का मारा लगता है। उसका जहाज़ डूब गया होगा और वह किसी प्रकार ताकत की मदद से जीवित है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और इसी के साथ जहाज़ का रुख मोड़ दिया गया। कुछ ही देर में जहाज़ उसके करीब पहुंच गया। इस रस्सी को थाम कर ऊपर आ जाओ। उस रस्से की मदद से वह जहाज़ पर चढ़ गया। जहाज़ के कर्मचारियों के पूछने पर उसने अपनी आप बीती उन्हें कह सुनाई। अरे फिर तो तुम बिल्कुल ठीक जगह पर आ पहुँचे हो। हमारा जहाज़ भी मृदंग द्वीप की ओर ही जा रहा है। क्या सच? हाँ, अब तुम बेफिक्र हो जाओ। मृदंग द्वीप पर पहुंचकर वह पूछता हुआ व्यापारियों के राजा तक जा पहुंचा और उन्हें सारी कहानी कह सुनाई। सुनने के पश्चात राजा ने कहा, वैसे तो मेरे जहाज़ दूर दूर तक जाते हैं, मगर आज तक मैंने कभी कनकपुरी का नाम नहीं सुना। ओह, फिर तो मेरी यह यात्रा भी बेकार गई। परेशान मत हो मुसाफिर, हमें उम्मीद है कि कल जपंग द्वीप में लग रहे आषाढ़ के मेले में अवश्य तुम्हारी कनकपुरी का पता चल जाएगा। जपंग द्वीप का मेला? हाँ युवक, यह मेला हर साल लगता है और दूर दूर से लोग इस मेले को देखने आते हैं। हम आज शाम को ही प्रस्थान करने वाले हैं। शाम होते ही हम जपंग द्वीप कब पहुँचेंगे? कल सुबह ही मुसाफिर। वह सामने क्या है महाराज? समुद्र में उगा हुआ एक बड़ा बड़ का वृक्ष। उसकी शाखाएं 10 मील तक फैली हुई हैं। यही नहीं, उस वृक्ष के नीचे एक भयानक भंवर भी है। अगर कोई जहाज उस ओर फंस जाए फिर उसके लौट आने का सवाल ही नहीं उठता। अभी उसने इतना ही कहा था कि तेज हवाएं चलने लगी। जहाज हमारे नियंत्रण से बाहर होकर भयानक भंवर की ओर बढ़ रहा है महाराज। क्या? देखते ही देखते जहाज उस वृक्ष के भयंकर भंवर में फंस गया और डूब गया। लेकिन रत्नभूषण के हाथ में उस विशालकाय वृक्ष की एक टहनी आ गई थी। राजा ने भी बहुत कोशिश की मगर डूबने से बच न सका। आह आह, मेरे कारण पहले एक जहाज़ डूबा, फिर दूसरा। मेरे कदम ही मनहूस हैं। लगता है मैं कभी भी कनकपुरी तक नहीं पहुंच पाऊंगा। और अब इस वृक्ष पर ही मेरी कब्र बन जाएगी। और वह उसी वृक्ष की एक डाल पर बैठ ऊँघने लगा। शाम को एकाएक तीव्र शोर के कारण उसकी आंखें खुली। फड़ 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 फड़। हे ईश्वर, इतने विशाल पक्षी! अगर इन्हें मेरी गंध लग गई तो मेरी खैर नहीं। जानते हो पक्षीराज, आज मैं कनकपुरी गया था। वास्तव में उससे खूबसूरत जगह मैंने आज तक नहीं देखी। ओह, अब तो हमें वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बताओ, कल हम भी वहाँ जाएंगे। रत्नभूषण उन पक्षियों को मनुष्य की बोली देखकर दंग रह गया। बोलने वाले पक्षी? शायद अनजाने ही मेरी कनकपुरी पहुँचने की इच्छा पूरे होने वाली है। फिर वह बेसब्री से पक्षीराज के वहाँ से उड़ने का इंतजार करने लगा। रात के अंतिम पहर के शुरू होते ही वह पक्षी जैसे ही उड़ने को तैयार हुआ, रत्नभूषण पक्षीराज की टांग से चिपक गया। उस विशालकाय पक्षी के कनकपुरी की धरती पर उतरते ही रत्नभूषण फुर्ती के साथ पक्षी के पैर से दूर हट गया और एक वृक्ष की ओट में हो गया। पक्षी के जाने के बाद रत्नभूषण वृक्ष के पीछे से होकर निकला। यहाँ तो कोई दिखाई ही नहीं पड़ रहा। तभी धरती के मनुष्य का यक्षों की धरती हुई कनकपुरी पर स्वागत है। तुम कौन हो मित्र? यक्षों के राजा के दूत तुम्हें लेने आए हैं। महाराज ने तुम्हें याद किया है। ओह, प्रणाम महाराज, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं युवक। आज यहाँ पहुँचकर तुमने हमारी वर्षों से मृत इच्छाओं को पुनर्जीवित कर दिया है युवक। मैं समझा नहीं महाराज। सुनो बेटे, वर्षों पहले एक ऋषि के शाप के कारण हमारी बेटी हमसे बिछुड़ गई थी।
तब ऋषि ने हमें बताया था कि जिस दिन कोई मनुष्य हमारे देश में कदम रखेगा उसी दिन हमें हमारी बेटी वापस मिल सकेगी और मुझे उसका विवाह भी उसी मनुष्य के साथ करना होगा। आज मेरे व नगरवासियों के लिए जश्न की शाम होगी। सैनिकों, जाओ, सारे नगर को दुल्हन की तरह सजाओ, हर रास्ते पर फूल बिछा दो। आज हमारी बेटी ही हमें मिलने वाली है। जो आज्ञा महाराज। लेकिन महाराज, मैं तो अब शीघ्र ही प्रिया नगरी पहुंचना चाहता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो राजकुमारी से विवाह के पश्चात ही तुम अपने देश वापस लौट सकते हो। तब तक तुम्हें हमारे सैनिक कनकपुरी की सैर कराएंगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज। सैनिकों, इन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट न होने पाए। आप बेफिक्र रहें महाराज। घूमते घूमते एकाएक रत्नभूषण की निगाह एक संगमरमर की मूर्ति पर पड़ी। अरे वाह, क्या बढ़िया मूर्ति है। मैं उसको करीब से देखना चाहता हूँ। क्षमा करें, उस तरफ जाने की किसी को इजाज़त नहीं है, लेकिन मैं वहाँ जाकर ही रहूँगा। उस मूर्ति की शक्ल देखते हुए आश्चर्यचकित रह गया। प्रियानगर की राजकुमारी कंचनबाला की मूर्ति, और यह घोड़ा भी शायद राजकुमारी का ही है। यह क्या रहस्य है? और जैसे ही उसने घोड़े को छुआ वह तालाब में जा गिरा। छपाक। फिर जब उसने पानी में से सर बाहर निकाला, जिस किसी ने भी कनकपुरी देखी हो वह राजा से मिले। अरे, तो क्या मैं वापस प्रियानगरी आ पहुंचा हूँ? चलो, यह भी अच्छा हुआ, वरना जब यक्षों की राजकुमारी लौट आती तो उसे शादी से इनकार करने पर न जाने मेरे साथ क्या सलूक किया जाता। अरे रुको भाई, मैं अभी अभी कनकपुरी देख कर आ रहा हूँ, मुझे महाराज के पास ले चलो। ठीक है, चलो। राजमहल के भीतर। क्या तुम सच कह रहे हो? जी हाँ महाराज, वह कहता है कि अभी अभी कनकपुरी से ही लौटा है। जाओ, उसे तुरंत हमारे सामने हाजिर करो। जी, जो हुक्म। रत्नभूषण को राजा के सम्मुख पेश किया गया। अरे, तुम तो एक बार पहले भी कनकपुरी देखने का दावा कर चुके हो। लगता है बाहर की आज़ादी तुम्हें अच्छी ही नहीं लगती। इस धोखेबाज को फ़ौरन ही काल कोठरी में डलवा दीजिए महाराज। इस दुष्ट के लिए यही सज़ा उपयुक्त रहेगी। मगर महाराज, मेरी बात तो सुनिए, मैंने कनकपुरी देखी है। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। सैनिकों, इसे तुरंत पकड़कर काल कोठरी में डाल दो। मैं काल कोठरी में जाने को तैयार हूँ, मगर जाते जाते एक बार राजकुमारी जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछो युवक। मैं जानना चाहता हूँ कि कनकपुरी में तालाब के किनारे आपकी पत्थर की मूर्ति और घोड़े का क्या रहस्य है? यह सुनते ही राजकुमारी एक प्रसन्न हो उठी और बोली, इसे छोड़ दीजिए पिताजी, इसने सचमुच कनकपुरी देख ली है। क्या? अब तुम्ही से होगा मेरा विवाह? नहीं पिताजी, इस मनुष्य के कनकपुरी देख आने के बाद अब ऋषि का शाप भी खत्म हो चुका है। नहीं, रत्नभूषण ने कनकपुरी में जो पत्थर की सफ़ेद मूर्ति देखी थी वह मेरा त्यागा हुआ शरीर है, जिसमें अब मुझे इस शरीर का त्याग कर पुनः प्रवेश करना है। इसलिए मैं विवाह नहीं करना चाहती थी, पर आप ही की जिद पर मुझे यह शर्त रखनी पड़ी। मगर मैं नहीं जानती थी कि यह युवक उस शर्त को पूरी कर मुझे श्राप से मुक्ति दिलाएगा। अब तो हर हालात में मुझे लौटना ही होगा। लेकिन अब मुझे क्या करना होगा? मेरे यहाँ से जाते ही तुम मेरा नाम लेकर मुझे याद करना। तुम खुद को कनकपुरी में पाओगे। हमारा विवाह भी अब वहीं होगा। कनक कहने के साथ ही राजकुमारी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। आह! बाद में राजवाद ने राजकुमारी की मृत्यु की पुष्टि की और अगले ही पल रत्नभूषण ने राजकुमारी को याद किया। मुझे अपने पास बुला लो राजकुमारी। अगले ही पल, अरे, क्या यही आपकी बेटी है? हाँ। यह सब क्या चक्कर है महाराज? क्या मैं जान सकता हूँ? क्यों नहीं। दरअसल मेरी बेटी बहुत पहले वो चंचल थी। इसकी चंचलता में आकर इसने एक बार एक ऋषि को अनादर कर दिया, जिसने इसे मृत्युलोक में मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। काफ़ी समय मांगने पर ऋषि ने बताया कि इसके विवाह का समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। अतः मनुष्य योनि में राजा प्रियदत्त के घर जन्म लेने के बाद जब विवाह का समय आया तो आगे तुम सब कुछ जानते ही हो। लेकिन क्या विवाह के पश्चात मुझे भी यहीं रहना होगा? हाँ राजकुमार, और हम जानते हैं कि तुम्हारी एक माँ भी है, तुम उसे भी यहीं ले आना। फिर कुछ दिनों बाद रत्नभूषण और राजकुमारी का विवाह धूमधाम से हो गया। तो बच्चों, देखा तुमने, अगर प्रयास किया जाए तो असंभव कार्य भी संभव बन जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज की कहानी और अभी चलते हैं दूसरी कहानी पर।
चार महारथी। रंगपुरी राज्य में बुद्धिराज नाम का एक राजा राज करता था। अपने काम के बाद वह अपना खाली समय तीरंदाजी करके बिताता था। वाह, क्या निशाना लगा है। एक बार क्यों न तीरंदाजी के क्षेत्र में कुछ ऐसा नया कार्य करूं कि आज तक किसी ने ऐसा न किया हो। राजा बुद्धराज की पत्नी का नाम था महारानी सुंदरवती, किंतु राजा प्यार में उसे सुंदरी कहता था। यह विचार कर राजा महारानी के पास पहुंचा। सुनो सुंदरी, तुम्हारा नथ बहुत खूबसूरत है, उससे भी खूबसूरत है मेरा निशाना। मैं चाहता हूं कि अपना तीर तुम्हारी नाक के नथ में क्यार पार करूं। यह क्या कह रहे हैं आप महाराज? अगर कहीं निशाना चूक गया तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या तुम्हें मेरे निशाने पर भरोसा नहीं है? है, लेकिन अगर गलती से निशाना चूक गया तो तीर मेरी आँख, नाक या गले में लग गया तो? डरो नहीं प्रिय, मुझे अपने निशाने पर पूरा यकीन है। तुम वहाँ 50 हाथ दूर उस वृक्ष के पास खड़ी हो जाओ। 50 हाथ दूर, तब तो मेरी मृत्यु निश्चित ही है। और फिर याहू, हे प्रभु मेरी रक्षा करना। उफ। कहो सुंदरी, क्या मेरे जैसा निशानेबाज इस दुनिया में कोई और होगा? सचमुच कमाल है, असंभव मिलना मुश्किल है। वाह, चलो अब हमारे भोजन का समय हो गया है। मैं तो बेकार ही डर गई थी। चलिए। अगले दिन, अरे यह क्या, तुमने वह नथ क्यों उतार फेंकी? अब मैं किस चीज़ का निशाना लगाऊंगा? अच्छा हुआ जो मैंने नथ उतार कर रख दी, वरना शायद आज भी कल न जाने कहाँ गिर गई। चलो कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारे कानों की दोनों बालियों में से एक साथ तीर निकालूंगा। क्या? मेरी रक्षा करना प्रभु। फिर अगले ही पल, आह सन, हा हा हा। कहो सुंदरी, हमसे बढ़कर तीरंदाज है कोई? जी नहीं। उसके बाद कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। मौत के भय से सुंदरी दिन ब दिन सूख कर कांटा होती चली गई। बेटी की स्थिति जानकर उस सुंदरी की माँ, जो खुद पड़ोसी देश की शासक थी, उससे मिलने आई। उसकी हालात देखकर माँ के आंसू भर आए। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ? करूँ तो मैं क्या करूँ? तू फिक्र मत कर बेटी, मैं तुझे इस विपदा से निकालने के लिए ही यहाँ आई हूँ। सुनो बेटी, इस बार जब वे तुमसे निशाने के बारे में पूछे तो कह देना कि। उसके बाद माँ उसके कान में एक योजना बताने लगी। बहुत अच्छा माँ। अगली शाम, कहो सुंदरी, है कोई हम जैसा कोई और निशानेबाज इस दुनिया में? अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ दिल की? हाँ हाँ कहो। इस बात का जवाब पाने के लिए आपको दुनिया घूमनी होगी। घर बैठे बिठाए तो आपको आपसे अच्छे निशानेबाज मिलने से रहा। अगर यही बात है तो फिर ठीक है, मैं अपने से अच्छा निशानेबाज ढूंढने जाता हूँ। लेकिन अगर मुझसे अच्छे निशानेबाज हुआ ही नहीं तो जो आप कहेंगे मैं करने को तैयार रहूँगी। तो सुनो, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें रोज़ 5 बार अपने नथ में से मेरा तीर निकलवाना होगा। और अगर तुम जीत गई तो मैं 1 साल तक तुम्हें अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। बोलो मंजूर है? मुझे मंजूर है महाराज। और इस प्रकार राजा अपने से अच्छे तीरंदाज की खोज में निकल पड़ा और 1 सप्ताह तक यूं ही भटकता रहा। अभी तक एक भी निशानेबाज नहीं मिला हूँ, मुझसे बड़ा कोई और हो ही नहीं सकता। पर अरे वह कौन खड़ा है? उसके हाथों में धनुष बाण भी है। चलो इतने दिनों के बाद कोई दिखा तो सही, चल कर उसी से पूछता हूँ। क्यों भाई, यहाँ क्या शिकार की तलाश कर रहे हो? शिकार तो मैं कर चुका हूँ भाई, अब तो बस उसके नीचे गिरने की राह देख रहा हूँ। मगर तुम कौन हो? कुछ सोचकर राजा ने अपना वास्तविक परिचय उसे नहीं दिया और घोड़े से उतरकर बोला, मेरा नाम बुद्धराज है और मैं अपने से किसी बड़े निशानेबाज की तलाश में निकला हूँ। लेकिन तुमने नहीं बताया कि तुम कौन हो और शिकार गिरने का क्या मतलब है। सुनो मित्र, मेरा नाम धनुष राज है। शिकार गिरने में अभी काफ़ी समय पड़ा है, तब तक तुम मुझसे बता डालो कि निशानेबाज में तुमने क्या तीर मारा है और अपने से किसी बड़े निशानेबाज की तलाश में इस प्रकार जंगल जंगल क्यों घूम रहे हो। बुद्धराज ने उसे अपने तीरंदाजी के गुण बताए और फिर गर्व भरी मुस्कान के साथ बोला, अब तुम ही बताओ, मेरे जैसा तीरंदाज कहीं है? हा हा हा। सुनते ही धनुषराज ठहाका लगाकर हंस पड़ा। तुम हंसते क्यों हो भाई? मैंने कोई मजाक तो नहीं किया। क्या मतलब? अच्छा होता अगर ये सचमुच मजाक ही होता। अफसोस कि
तुम शर्त हार गए हो। अब तुम्हें 1 वर्ष तक अपनी पत्नी से दूर रहना होगा। क्या मतलब? अब ये बातें ही कर रहे थे कि तभी आह, मेरा शिकार आ गिरा है। यह क्या देख रहा हूँ? न तो इसने मेरे सामने शिकार किया और न ही कोई तीर चलाया। फिर तीर से घायल यह पक्षी यहाँ कैसे आ गिरा? यह सब क्या करिश्मा है भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा नाम धनुषराज यूं ही नहीं है। जानते हो, इस पक्षी को मैंने 30,000 फुट की ऊंचाई पर यहाँ से 10,000 मील दूर से तीर मारा था। मुझे इसके गिरने का स्थान का पूरा अनुमान था, जो सही निकला। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन न हो तो पक्षी वाले तीर से मेरे तरकस में रखे तीर का मिलान करके देख लो। तीर तो दोनों एक से हैं। इसका मतलब है मैं शर्त हार गया, और शर्त के मुताबिक अब मुझे 1 वर्ष तक सुंदरी को अपना मुंह नहीं दिखाना है। फिर क्यों ना मैं धनुषराज के साथ ही रहूं, इसके साथ रहकर मैं धनुर्विद्या में माहिर हो जाऊं। भाई मैं मान गया तुम्हें, तुम वास्तव में मुझसे 1000 गुना गुणी तीरंदाज हो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपना शिष्य बना लो। इस प्रकार मेरा 1 वर्ष भी आसानी से बीत जाएगा। मु- मुझे भी तुम जैसे ही किसी व्यक्ति की तलाश थी। शिष्य तो नहीं, अपितु मित्र बनकर जरूर तुम मेरे साथ रहो। मुझे मंजूर है। तो फिर चलो, मैं तो दुनिया देखने ही निकला था। अब जाकर तुम्हारा साथ पाकर समय आसानी से गुजर जाएगा। इस प्रकार दोनों आगे बढ़े। नदी नाले व नगर घूमते घूमते वे पर्वतीय इलाकों में जा पहुँचे। हा हा हा, यहाँ तो कोई तमाशा वगैरह नहीं हो रहा। हु, आश्चर्य है, फिर ये हंस क्यों रहा है? अरे, वह पर्वत पर चढ़ा व्यक्ति कौन है जो इस प्रकार हंस रहा है? चलो इसी से पूछते हैं। जरूर पर्वत के उस पार कोई तमाशा हो रहा होगा जिसे देखकर वह इस प्रकार हंस रहा है। हमें देखना चाहिए। सुनो मित्र, इस प्रकार हंस क्यों रहे हो? मुझे तो ये पूरा विक्षिप्त लगता है। विक्षिप्त? क्या कहा? मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? क्षमा करना मित्र, हमें गलतफहमी हो गई थी। दरअसल हम तुम्हें कारण ही हंसता देखकर। ओह, मगर मैं कारण कभी नहीं हंसता। जानते हो मैं क्यों हंस रहा था? तो सुनो, मेरा नाम गिद्धराज है, और मैं 40,000 मील दूर से यह देख सकता हूँ कि यहाँ से 15,000 मील दूर एक बाजीगर तमाशा दिखा रहा था। बस उसी तमाशे को देखकर मैं लोटपोट हुआ जा रहा था, लेकिन तुम दोनों ने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। माफ़ करना मित्र, लेकिन यह बताओ कि तुम्हारा इस दुनिया में और कौन कौन है? कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। तब दोनों ने अपनी अपनी योग्यताएं उसे बताई, जिसे सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। आहा, तुम्हारे जैसा मित्र पाकर मैं धन्य हुआ। तो फिर चलो, अब हम तीनों एक साथ इस दुनिया की सैर करेंगे। उसके बाद तीनों जब घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ चले, तीनों मित्र देश विदेश की यात्रा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे कि एक दिन इस भयानक जंगल में वह अकेला क्या कर रहा है। बुद्धराज ने घोड़ा उसके करीब पहुंचकर रोका और फिर पूछा, क्यों मित्र, इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हो? लकड़ी काटते काटते अच्छी लकड़ी की खोज में अपने घर से 40,000 मील दूर निकल आया हूँ। यहाँ काफ़ी सूखी लकड़ियाँ मिलेंगी मुझे। क्या? सिर्फ लकड़ी काटने घर से 40,000 मील दूर निकल आए? मगर ये सच है कि मेरा घर उत्तर में यहाँ से 40,000 मील दूर है। तुम अवश्य ही हमसे मजाक कर रहे हो। भला ऐसा भी कहीं हुआ है? और भी तुम्हारे पास तो कोई घोड़ा इत्यादि भी दिखाई नहीं पड़ता। मुझे घोड़े की क्या ज़रूरत है? मैं तो घोड़े से भी 100 गुना तेज़ी से के साथ सिर्फ एक क्षण में 1,000 मील भाग सकता हूँ। मेरा नाम ही दूरदराज है। तुम कितना सच बोल रहे हो, तो यह भी पता चल जाएगा। गिद्धराज, जरा देख कर बताओ कि क्या दूरदराज सच बोल रहा है। अभी देखता हूँ। उत्तर की ओर 40,000 मील दूर तक एक नीम का बड़ा सा वृक्ष है। उसकी छाया में सिर्फ एक ही मकान वहाँ बना हुआ है। बस वही मेरा मकान है। मगर तुमने? सबके गुण जानने के बाद वह बोला, मित्रों, घर में अकेला पड़ा पड़ा मैं बिल्कुल उदास हो जाता हूँ। इस प्रकार सबने उसे अपना अपना परिचय दे दिया। मित्रों, घर में अकेला पड़ा पड़ा मैं बिल्कुल उदास हो जाता हूँ। क्या तुम लोग मुझे भी अपने साथ रख सकते हो? क्यों नहीं मित्र, हम लोग दुनिया की सैर पर निकले हैं। तुम भी साथ होगे तो और भी अधिक मनोरंजन होगा। इस तरह है। अब वे तीनों 3 से 4 हो चुके थे।
चलते चलते वे एक नगर में जा पहुँचे। धूर्तराज पहले ही वहाँ पहुँच चुका था। हैरानी है, सारे बाजार बंद हैं, गलियाँ सूनी पड़ी हैं। क्या कारण होगा? मुझे पास ही एक बड़ के वृक्ष के नीचे कुछ लोग एकत्रित हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें उन्हीं से चलकर इस नगर की उदासी का कारण पूछना चाहिए। कुछ ही पल में वृक्ष के नीचे जा पहुँचे। आप कौन हैं मित्र? हम तो मुसाफिर हैं बाबा। नगर में उदासी छाई देखी तो कारण पूछने यहाँ चले आए। हमारे राजा का एक ही लड़का है, मगर इस समय वह एक ऐसी भयानक बीमारी का शिकार है जिसका इलाज इस शहर से 20,000 मील दूर अमृत झरने का पानी है। वैद्य जी कहते हैं कि अगर शाम तक अमृत झरने का पानी राजकुमार को न पिलाया गया तो उसे कोई नहीं बचा सकता। इसके लिए महाराज ने शर्त भी रखी है कि जो कोई भी वह पानी लाएगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह अर्थात आधा राज्य भी उसे दे देंगे। ओह, तो यह बात है। चारों दोस्त आपस में सलाह मशवरा करने लगे। फिर सूरज डूबने से 1 घंटा पहले चारों मित्र उस बड़ के वृक्ष के नीचे लगी सभा में पहुंचे। हमें अपने राजा का महल दिखाओ। हम वह जल 1 घंटे से पहले ही ला सकते हैं। उससे रास्ते के बारे में पूछकर चारों मित्र महल में पहुंच गए। दरबानों ने उन्हें राजा के सामने उपस्थित किया। हमें तुम्हारी बात का यकीन तो नहीं आता, मगर फिर भी हम तुम्हें शर्त पर जाने देंगे कि यदि तुम असफल रहे तो तुम्हारे बाकी तीनों मित्रों का सिर कलम कर दिया जाएगा। मुझे मंजूर है महाराज। हैं? मगर हमें यह शर्त मंजूर नहीं है। अगर किसी कारणवश तुम्हें रास्ते में देरी हो गई तो बेकार ही हमें अपनी जानों से हाथ गंवाना होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे अपनी चाल पर पूरा भरोसा है। हाँ मित्र, तुम धन्य हो मित्र। अगर समय पड़ने पर मित्र ही मित्र के काम न आए तो कौन आएगा? यदि तुम्हें यह शर्त मंजूर नहीं है तो मुझे मंजूर है। तुम शीघ्र ही रवाना हो जाओ मित्र। धूर्तराज, तुम धन्य हो मित्र। फिर महाराज से रास्ते के बारे में जानकारी प्राप्त करके धूर्तराज अमृत झरने की ओर दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद गिद्धराज ने देखना आरंभ किया। प्रिय गिद्धराज, जरा देखकर बताओ तो कि धूर्तराज इस समय झरने से कितनी दूर है। लो, वह झरने तक जा पहुंचा है और अब पानी भर रहा है। मगर अरे, जिस वृक्ष के नीचे बैठा धूर्तराज झरने का पानी एक लोटे में भर रहा है, उस वृक्ष के एक भयानक अजगर उतर कर उसकी ओर बढ़ रहा है। बचाओ! सहसा धनुषराज बोला। क्या तुम मुझे उस अजगर की सही स्थिति बता सकते हो? मैं अपने तीर से उस अजगर को खात्मा करने की कोशिश करूंगा। तीर एकदम सही निशाने पर लगा है और लो, अजगर की पकड़ ढीली होती जा रही है। बस अब कुछ ही क्षणों में वह यहाँ पहुँच जाएगा। कुछ ही देर में धूर्तराज द्रुत गति से भागता हुआ महल में आ पहुँचा। वैद्य जी ने राजकुमार को अमृत झरने का पानी पिलाया और पानी पीने के बाद मैं ठीक हो गया पिताजी। वाह, आज तो मैं बहुत परेशान हूँ। अब तुम में से किसी एक के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा, मगर यह फैसला तुम्ही को मिलजुल कर करना होगा कि मेरी बेटी का हाथ तुम में से कौन थामेगा। राजकुमारी जी से विवाह का असली हकदार धूर्तराज ही है महाराज। वही अपनी जान पर खेलकर हजारों मील दूर से अमृत जल लाया है। धनुषराज और गिद्धराज ने तो केवल उसकी मदद की है। उफ, यह झूठ है महाराज। ये सारी योजना मेरी ही थी। उफ, यह क्या कमबख्त बक गया। योजना? कैसी योजना? मैं सच कह रहा हूँ महाराज। अगर मैं योजना न बनाता तो हम कभी भी इस राज्य में नहीं पहुँचते और न ही हमें आपके महल में चल रहे षड्यंत्र का पता चलता। षड्यंत्र? क्या षड्यंत्र? या तुम क्या बक रहे हो? सुनिए महाराज, हम तीनों में से कोई भी विशेष योग्यता नहीं रखता। हम तीनों रंगपुरी के मशहूर ठग हैं, मगर हम इस ठगी के धंधे से बिल्कुल उकता चुके थे और चाहते थे कि हम भी शरीफों का सजीवन व्यतीत करें। उसके लिए हम तीनों ने अपने राजा दरबार में विशेष स्थान पाने के लिए एक योजना बनाई। हम राजा के तीरंदाजी के शौक के बारे में जानते थे। रानी जी की माँ भी राजा के इस कृत्य से दुखी थी। हमने उसके पास पहुंचकर उन्हें वह बात रानी के जरिए राजा के कानों में डालने के लिए कही। हमारी योजना का प्रथम चरण पूरा हो गया। हम छद्म वेश में राजा जी का पीछा करते रहे और वक्त पड़ने पर मैं धनुषराज बन कर महाराज के सामने पहुंचा। उनको अपनी बातों में उलझाया। इसी बीच गिद्धराज ने
मेरे हिजा से तीर से पक्षी मारी गिराया और महाराज ने मुझे चमत्कारी तीरंदाज मान लिया और महारानी जी को दिया वचन निभाया। हे भगवान, तो वह सब झूठ था। ओ फिर क्या हुआ? हाँ महाराज, योजना अनुसार हम आगे बढ़े तो आपका परिचय गिद्धराज और धूर्तराज से हुआ, जबकि वास्तव में धूर्तराज के पास भी एक तेज घोड़ा था। मैं जानबूझकर अपने घोड़े की गति धीमी रखी ताकि धूर्तराज हमसे पहले पहुंच जाए। यहाँ पहुंचकर हमने सारे शहर में छाई उदासी का कारण पूछा और फिर राजकुमार के बीमारी का उपाय जानकर अमृत झरने का पता जानने के लिए वैद्य जी के घर गया, मगर बस अब कुछ ही देर की बात है महामंत्री जी। सूरज छिपने के बाद दवा के बहाने मैं राजकुमारी को जहर दे दूंगा। वाह, मैं तो तुम्हें माला माल कर दूंगा वैद्य जी। उत्तराधिकारी की मौत के कुछ समय ही बाद राजा की मौत भी एक दुर्घटना में हो जाएगी उसके बाद जी। हम तो यह चक्कर चल रहा है। मैं उसी समय वैद्य जी के पास जा पहुंचा और मेरे डराने धमकाने पर उसने बताया, मैं मुझे छोड़ दो। अगर तुम सज़ा से बचना चाहते हो तो तुरंत राजकुमार की बीमारी की दवा मुझे दो और अपनी ज़ुबान भी बंद रखो। जैसी आपकी इच्छा, मैं आपको दवा अभी दिए देता हूँ। उसके बाद की सारी कहानी तो आपके सामने ही है। सच्चाई ये है कि राजकुमार को नगर के ही एक कुएं के पानी में दवा मिलाकर पिलाई गई, जिससे राजकुमार स्वस्थ हो गए। वह सारी कहानी भी झूठी थी कि जो गिद्धराज ने आपको सबको सुनाई। सैनिक महामंत्री और वैद्य को पकड़ कर ले गए और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तुम्हारा फैसला स्वयं राजकुमारी ही करेंगी। ठीक है, राजकुमारी जो फैसला करेगी वही हमें मंजूर होगा। राजकुमारी के पास पहुंचने पर, माना कि तुम तीनों ठग हो, लेकिन आज तुम्हारे ही कारण एक खतरनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ। तुम्हारे भीतर एक अच्छा इंसान बनने की ललक भी है, अतः शर्त के मुताबिक मैं विवाह तो दूरदराज से ही करूँगी, क्योंकि तुम राजा बुद्धराज के मुजरिम हो, इसलिए पहले उनकी अनुमति लेनी होगी। मैं दूतराज को विवाह की अनुमति देता हूँ। गिद्धराज ने बुद्धराज ने धनुषराज एवं गिद्धराज को उसी समय से अपना विशेष सहयोगी नियुक्त किया। फिर महल लौटने पर, आप लौट आए महाराज। हाँ रानी, और अब मैं यह भी समझ गया कि आदमी को कभी भी अपनी योग्यता पर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी का सिर हमेशा नीचा ही होता है। समाप्त। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की 2 कहानियाँ, कनकपुरी की राजकुमारी और 4 महारथी। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। धन्यवाद। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए, कमेंट भी अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।